वेलकम टू माय चैनल रेलवे अड्डा के किसी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो आप लोग लगातार अपना तैयारी जारी रखें और अपना डेली एक सेट तैयार कीजिए, डेली एक प्रैक्टिस सेट कीजिए। और हम आपको एसएससी जीडी का क्वेश्चन बताने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कुछ है इसमें, और इसमें नया वाला क्वेश्चन भी कुछ डाले हुए हैं। तो चलते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न में। पहले प्रश्न की ओर है। पहला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में कोलकाता, मद्रास और मुंबई के 3 प्रमुख नगरों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो आपको बता दें कि ये जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कैनिंग। और ये उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1861 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। मद्रास, कोलकाता और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में हुई थी। चलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की ओर। पहला एक्स्ट्रा फैक्ट है, कैनिंग के समय में ही 1856 में, कैनिंग के समय में ही लॉर्ड कैनिंग उस समय थे जो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित किया गया था। ये भी याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 में, कैनिंग के समय में ही। और ये याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? क्वेश्चन पूछता है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ, तो याद रखिएगा 1773 में। वही पूछे पिट्स इंडिया एक्ट, तो पिट्स इंडिया एक्ट रहेगा तो 1784 में, याद रखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लागू हुआ था। आज का सेकेंड क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहीं ना कहीं मिलते हैं, तो वो मिलने वाली जगह जो है आपको नीलगिरी की पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी में देख रहे होंगे नीलगिरी की पहाड़ी है, जो कि आपको तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में लिखे हुए हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? दक्षिणी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ की सर्वोच्च चोटी कौन है? दोदाबोटा। ये भी याद रखिएगा कि नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदाबोटा। दोदा बेटा है, ये याद रखिएगा कि ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, कार्डमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल में, याद रखिएगा कार्डमम की पहाड़ी है। पलानी की पहाड़ी कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा अगर, तो अनाईमुड़ी, याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नीति दर्रा जो है, कुछ दर्रा जो आपको याद रखना होगा, जैसे उसमें ऑप्शन में है जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में है, उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे देख रहे हैं उत्तराखंड है। तो ये नीति दर्रा हो कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, जिसकी राजधानी देहरादून है। और यहाँ पे लिखा जोजिला पास कहाँ है? तो जोजिला पास जो है जम्मू कश्मीर में। बड़लाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और जेलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में, याद रखिएगा जेलेपला दर्रा सिक्किम है। और शिपकिला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, यह धातु कौन सी है? तो आपको बताना है उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी का ऑक्साइड का अर्थ होता है क्या? जो अम्लीय और क्षारीय दोनों का ही मिश्रण होता है उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो 3 ऐसे धातु हैं जो ये उभयधर्मी धातु माने जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, या पीबी यानी सीसा हो गया। ये तीनों जो है आपको उभयधर्मी ऑक्साइड है। और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द्रव अधातु कौन सी है? अगर क्वेश्चन पूछे कि एकमात्र द्रव अधातु कौन सी है, तो ब्रोमीन, याद रखिएगा। और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है, और अधातु की अम्लीय। अधातु अम्लीय होगी और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म से क्वेश्चन है, IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IMPS का फुल फॉर्म होता है, आई से इमीडिएट हो जाएगा, IM से इमीडिएट, P से पेमेंट, S से सर्विसेज। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज हो जाएगा IMPS का फुल फॉर्म। और कुछ एक्स्ट्रा भी है आपको, जैसे नेफ्ट, बहुत लोग करता है नेफ्ट करता है, तो नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो N से हो जाएगा नेशनल, E से इलेक्ट्रॉनिक, F से फंड और T से ट्रांसफ़र। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा नेफ्ट का। और दूसरा क्वेश्चन है आपको आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एक बार भी बताया है कि आर से हो जाएगा रियल, टी से टाइम, जी से ग्रॉस, एस से सेटलमेंट। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो जाएगा आरटीजीएस का। नेक्स्ट देखते हैं HTML पूछा है, तो HTML का फुल फॉर्म क्या होगा? तो H से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप, L से लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, याद रखिएगा टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग आपको पूछा है, तो याद रखिएगा फाइनेंस कमीशन जो है आपको आर्टिकल 280 में है, यानी 280 जो है आपको वित्त आयोग से संबंध रखता है।
और राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग में भी 5 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित, यानी एक अध्यक्ष होंगे, जो कि अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग चल रहा है। उस आयोग के अध्यक्ष जो है अभी NK सिंह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? तो समिति से भी क्वेश्चन कुछ आता है, तो याद रखिए नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुधार, ऑप्शन नंबर ई देख रहे होंगे, बैंकिंग सुधार, याद रखिएगा बैंकिंग सुधार से संबंधित है। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में दे देते हैं कि सी रंगराजन समिति का संबंध किससे? तो याद रखिएगा कि पेट्रोल पदार्थ के मूल्य निर्धारण से और गुणवत्ता से संबंध है सी रंगराजन समिति। पेट्रोल पदार्थ के मूल्य निर्धारण से या गुणवत्ता से संबंधित है, सी रंगराजन समिति है। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे? तो याद रखिएगा कि आबिद हुसैन समिति का संबंध जो है लघु उद्योग से है, आबिद हुसैन का। और खन्ना समिति पूछेगा तो आप रेलवे की सुरक्षा संबंधित है, रेलवे की सुरक्षा से संबंधित है खन्ना समिति, याद रखिएगा। चलैया समिति का संबंध किससे है? तो अप्रत्यक्ष कर सुधार से, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट कर जो है टैक्स है उसके संबंधित है चलैया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइंस के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एथलीट फूड रोग किससे होता है? तो याद रखिएगा कि ये एथलीट फूड जो होता है फंगस से होता है, यानी फंजाई से होता है, यानी कवक से होता है। याद रखिएगा एथलीट फूड किससे होता है? कवक से होता है। यहाँ पे देखा है टाइफाइड हो, टेटनस हो, हैजा हो या डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो होता है गला में होता है, याद रखिए गला में होता है। और आपको याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है। टाइफाइड, हैजा, टेटनस और डिप्थीरिया। खांसी हुआ, इन्फ्लुएंजा हो, खसरा हो और चेचक, ये सब वायरस से होता है। खांसी, इन्फ्लुएंजा, खसरा और चेचक किससे होता है? वायरस से होता है। और जो कवक से होता है कुछ रोग होता है, जैसे कि त्वचा संबंधित रोग हो गया, रिंगवार्म हो गया, या एथलीट पुक जो क्वेश्चन में आया वो सब कवक से होता है। प्रोटोजोआ से याद रखिएगा मलेरिया और कालाजार, ये सब प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? तो याद रखिएगा दिल्ली जो शहर है उसकी स्थापना सबसे पहले जो है पांडवों ने की थी और उसको नाम रखा था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ याद रखिएगा पांडवों ने रखी थी। और इंद्रप्रस्थ जो है पांडवों की राजधानी भी थी, याद रखिएगा। दिल्ली शहर के जो वास्तुकार हैं, जो डिजाइन के थे, वो एडविन लुटियंस माने जाते हैं, याद रखिएगा। दिल्ली शहर के वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस है। और महाभारत के अनुसार जो है कौरव वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। महाभारत के अनुसार कौरव वंश की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर थी। महाभारत का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो 18 दिन तक चला था, याद रखिएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। महाभारत के रचयिता कौन है? तो व्यास मुनि को माना जाता है महाभारत के रचयिता, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्यों? यानी 1927 में जो साइमन कमीशन आया था उसका बहिष्कार होने लगा, मैंने आया था 1928 में, लेकिन 27 में उसका बहिष्कार करने लगा क्योंकि वहाँ पे जो थे कोई भी, इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। यानी कि इसमें 7 गो सदस्य थे। साइमन आयोग में कितने सदस्य थे? 7 गो। और ये सभी जो है गोरा थे, यानी कि श्वेत थे, अंग्रेज थे, इसलिए इसको गोरा आयोग भी कहा था, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट में है, बटलर आयोग कब बनाया गया था? तो बटलर आयोग 1928 में बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। बटलर आयोग कब बनाया था? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये भी याद रखिएगा, साइमन कमीशन और बटलर आयोग की रिपोर्ट पर ही 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। साइमन कमीशन और बटलर आयोग की रिपोर्ट पर 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन स्वीडन में है, नहीं, डेनमार्क में नहीं है, स्विट्जरलैंड में नहीं है, ये नीदरलैंड में। नीदरलैंड में एक शहर का नाम है, वहाँ पे है हेग, वहीं पे इसकी मुख्यालय है, OPCW का मुख्यालय। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी हेग में है, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इंटरनेशनल जस्टिस, इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। और विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, या WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, ये दोनों का संस्थान मुख्यालय जो है जिनेवा में है, ये भी याद रखिएगा आप। साहा नाविकीय भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? 12 नंबर प्रश्न है, साहा नाविकीय यानी साहा न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है संस्थान? तो ये याद रखिए पश्चिम बंगाल में है, ये याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी में है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में देते हैं, जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ट्राम्बे में है, और ट्राम्बे कहाँ है? मुंबई में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो रमन अनुसंधान संस्थान जो है बेंगलुरु में है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स दोस्तों याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही VVI होता है, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन होता है।
गणित विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो गणित विज्ञान संस्थान जो है चेन्नई में है, या चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। चेन्नई से 2 प्रश्न याद रखिएगा, गणित विज्ञान संस्थान या चमड़ा अनुसंधान संस्थान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गांधीनगर में है, जो कि गुजरात में है, गांधीनगर वहीं पे है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। 13 नंबर प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, जो लगभग 20 से 25 को एग्जाम में आ गया है ये क्वेश्चन। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये याद रखिए मदुरई में है, ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे। तो मीनाक्षी मंदिर किस भगवान को ये समर्पित मंदिर है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है पार्वती जी को समर्पित मंदिर है। मदुरई को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्सव का नगर कहते हैं, याद रखिएगा। अब पांडव वंश की राजधानी जो थी, पांडव वंश की राजधानी मदुरई थे, पांडव वंश की, याद रखिएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो कृष्ण प्रथम ने किया था, ये याद रखिएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोचमपाद परियोजना किस नदी पे है? तो ये जो परियोजना है ये आपको गोदावरी नदी पे है, याद रखिएगा। तेलंगाना में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, तेलंगाना में स्थित है पोचमपाद परियोजना। तेलंगाना राज्य में है, गोदावरी नदी पे। ये भी क्वेश्चन है एक्स्ट्रा फैक्ट में, याद रखिएगा। पुंग बांध किस नदी पे? तो ब्यास नदी पे, पुंग बांध ब्यास नदी पे है। उकाई परियोजना किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे, गुजरात में स्थित है। भीमा परियोजना कहाँ है? तो पावनर नदी पे है, महाराष्ट्र में है। माता टीला बांध परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी पे, मध्य प्रदेश में माता टीला बांध बेतवा नदी पे है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न है संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ये समाचार पत्र है जिसका नाम है संवाद कौमुदी, ये याद रखिएगा। ऑप्शन ए में है राजा राम मोहन राय, बी में है रास बिहारी बोस, शिशिर कुमार घोष या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए देख रहे होंगे। इनसे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। जैसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है, ये याद रखिए। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे मानते हैं? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। और दूसरा ऑप्शन है रास बिहारी बोस, से 3 से क्वेश्चन बनेगा। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी में था शिशिर कुमार घोष, इनसे ये प्रश्न आएगा। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष थे, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, तो इनसे प्रश्न ये आता है कि विधवा पुनर्विवाह जो हुआ था 1856 में हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, तो इसके समर्थक जो थे भारतीय वो तो कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। इनसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ये भी याद रखिएगा। ये जो है बंगाल के थे, पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपको पता है कि अयोध्या जो है, अयोध्या ये सरयू नदी के किनारे में स्थित है। तो अयोध्या की सरयू नदी जो है ना वो आपको शारदा नदी की सहायक नदी है, ये याद रखिएगा। ये किसकी सहायक नदी है? शारदा नदी की। और एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा कि शारदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सरयू नदी, और शारदा नदी को ही हम लोग क्या कहते हैं? काली नदी कहा जाता है। पूछेगा क्वेश्चन ब्लैक रिवर किसे कहते हैं? काली नदी किसे कहते हैं? शारदा नदी को कहते हैं। और ऑप्शन बी में देखे होंगे आप टोंस नदी, तो टोंस नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी, ये याद रखिएगा। टोंस किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है टोंस नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप याद रखिएगा अमरकंटक की पहाड़ी में है, ये भी याद रखिएगा। और आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि देवप्रयाग कहाँ स्थित है? तो देवप्रयाग जो है आपको 2 नदी का संगम स्थल है जिसका नाम है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो है उत्तराखंड में देवप्रयाग कहलाते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न है भारत में दक्कन के लावा पथ में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यानी कि आपको पता होगा कि भारत में जो महाराष्ट्र क्षेत्र है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वहीं पे काली मिट्टी है। महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब काली मिट्टी वहाँ पे पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे दक्कन का लावा पथ है, वो इसलिए। ऑप्शन है आप बी, इसका आंसर सही हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अब भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी है, ये भी याद रखिएगा। और तमिलनाडु में लेटराइट मिट्टी है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, कब? 1960 में जो हुआ था सिंधु जल समझौता हुआ था, जो कि पाकिस्तान इस समझौता को नहीं मानता है। अभी याद रखिए यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान जो है सिंधु जल बंटवारा को नहीं मानता है। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील है जो कि तिब्बत में है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है। तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी, ये भी याद रखिएगा कि तुंगभद्रा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न है
सिलाई मशीन का आविष्कारक कौन था? तो सिलाई मशीन का आविष्कारक याद रखिएगा इलिहास होते, इलियास हो। ये सिलाई मशीन जो है वो सबसे पहले बनाए थे इन्होंने। ऑप्शन ए में आप देख रहे होंगे बोल्टा। तो याद रखिएगा जो बैटरी होता है, बैटरी का आविष्कारक कौन है? बोल्टा है। रदरफोर्ड से क्वेश्चन आएगा कि आपको परमाणु के न्यूक्लियस के आविष्कारक कौन है, जिसे यहाँ पे लिखे हैं देखिए। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? बोल्टा ने किया। और परमाणु के न्यूक्लियस की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की थी। और याद रखिएगा LOG लॉग जो होता है यानी लोगारिथम, LOG लोगारिथम के आविष्कारक जो है खोज करता है जॉन नेपियर। ऑप्शन नंबर डी में था, याद रखिए इनसे क्वेश्चन ये बनता है। जॉन नेपियर ने ही लोगारिथम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेडी विद द लैम्प किसे कहा था? यानी कि ये जो है लेडी विद द लैम्प ये उपनाम है किन का? तो याद रखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। याद रखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थे ना वो क्रीमिया युद्ध से संबंधित थी। जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल युद्ध में जो घायल सैनिक थे उनकी चिकित्सा संबंधी उपलब्ध कराने के कारण ये विश्व विख्यात हुई थी। और क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था वो 1853 से 56 के बीच में हुआ था, रूस और तुर्की के साथ हुआ था, जिसमें रूस जो है उसमें हार गई थी, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन ए है एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो थी आयरलैंड की थी। भारत की स्वतंत्रता में बहुत ही अच्छा योगदान था इनका। ऑप्शन बी में है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू से याद रखिए 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उनके अध्यक्षता सरोजिनी नायडू की थी। वो पहली भारतीय महिला थी जो आईएनसी की अध्यक्षता की थी। मैडम कामा से याद रखिएगा कि भारत में जो क्रांति की जननी कहा जाता है वो मैडम कामा को कहा जाता है, मैडम भीकाजी कामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, BC क्वेश्चन आता है। और आपके जो वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।